सो हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। हमारा ये पूरी सीरीज चलती आ रही है एनसीईआरटी ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी फॉर क्लास 11। तो चैप्टर 8 से हमने बात करना शुरू कर दी थी एटमॉस्फेयर की। ये सब हम एक बेस बना रहे हैं ताकि आपको जो चैप्टर 10 आएगा क्लाइमेटोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और जो सबसे टफेस्ट चैप्टर बोला जाता है, उसको समझने के लिए। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, काफ़ी चीज़ें तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, तो एक बार फिर से उनको रिवाइज करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आपका एक बेसिक डेवलप हो जाए ताकि आप चैप्टर 10 को अच्छे से समझ पाएँ। तो शुरू करते हैं सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो सोलर रेडिएशन की बात करें तो अर्थ जो होता है हमारा लगभग हर तरीके की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सन से। ठीक है, और बदले में अर्थ क्या करता है, स्पेस में कुछ एनर्जी वापस भी भेजता है। ठीक है, यानी हमारा हिसाब किताब बराबर रहता है। हम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो रिवर्ट बैक भी कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो या तो हो सकता है सन अगर अपनी सारी एनर्जी अर्थ को देता रहेगा तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है अर्थ अपनी सारी एनर्जी सन को लूज कर दे तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाएगा। और एक अगर फेवरेबल रेंज का टेम्परेचर अगर क्रॉस करेगा तो हमारे लिए जो ह्यूमन लाइफ है उसका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसको मेंटेन करना है तो अर्थ को अब क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। यानी एक हाथ से लो एक हाथ से दो, जितनी हीट लो उतनी वापस भी करो। अब जो अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग हीट रिसीव करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की, तो कॉन्टिनेंट्स की प्रॉपर्टी रहती है कि ये हीट जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, जल्दी हीट अप होते हैं, बट जल्दी कूल डाउन भी होते हैं। ओशंस का क्या रहता है, धीरे धीरे कूल डाउन हीट अप होते हैं तो धीरे धीरे कूल डाउन भी होते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं। या फिर जैसे अगर हम बात करें इक्वेटर पे ज़्यादा हीट आपका एब्जॉर्ब होती है क्योंकि इक्वेटर को सनलाइट ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू पोल्स। तो अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग हीट अमाउंट रहता है। अब ये हीट अमाउंट जो अलग अलग रहता है, इससे क्या होता है, अलग अलग प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होते हैं। ये एक सबसे बेसिक पार्ट है नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए। ये थोड़ा पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, इसमें फिर मैं बात करूंगा कि मान लीजिए ये इक्वेटर है और ये पोल है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेटर पे हीट सनलाइट पड़ी, सनलाइट की वजह से यहाँ पर कुछ एयर थी। ठीक है, ये एयर आपका मान लीजिए कोई एक एयर मास था, ये आपका वार्म हुआ तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आपको ये याद रखना जो वार्मर एयर होती है वो लाइट होती है, वेट में लाइट होती है तो ये ऊपर की तरफ भागती है, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेस खाली हो गया, और अगर स्पेस खाली है तो वहाँ का प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो, और यहाँ का प्रेशर कैसा हो गया, हाई। तो इसके सराउंडिंग में जहाँ पर प्रेशर हाई होगा वहाँ से एयर मूव करके आएगी इसको फिलअप करने के लिए। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट चलेगा, हीट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इससे आपका एयर मूव करेगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ की सनलाइट का ये आपका रोल रहता है। इसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है और अगला चैप्टर भी इसी कंसेप्ट पे आपका बेस्ड है, जहाँ पर आप अलग अलग फेरल सेल, हेडलेस सेल, ये सब पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन होती क्या है, तीन तरीके के एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, अर्थ पे जिस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं रेडिएशन। अब हमने पिछली बार भी देखा था कि अर्थ जो आपका एनर्जी भेज रही है वो शॉर्ट वेव्स में भेज रही है। अब ये अर्थ शॉर्ट वेव्स में ही क्यों भेजती है, और जब ये ज़मीन पर आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये लॉन्ग वेव्स में रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, शॉर्ट वेव्स आती हैं, लॉन्ग वेव्स निकलती हैं, ऐसा क्यों। तो ये आपके जो साइंटिस्ट है प्लैंक्स, उन्होंने जो प्लैंक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने कहा था बॉडी जितनी ज़्यादा हीटेड होगी
उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। वेवलेंथ क्या होती है, ये मान लीजिए अगर कोई वेव है तो उसका अगर एक ये पॉइंट उठा लें, नेक्स्ट मैक्सिमम पॉइंट उठा लें, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को क्या कहेंगे हम, उसकी वेवलेंथ। तो शॉर्ट वेवलेंथ यानी बहुत क्लोज, लॉन्ग वेवलेंथ यानी इस तरह से, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बॉडी हीटेड होगी उतनी ज़्यादा उसकी उतनी कम उसकी वेवलेंथ होगी। अब कंपेयर टू अर्थ, सन तो बहुत ही ज़्यादा हीटेड है, तो इसीलिए उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट निकलती हैं। और जब वो अर्थ पे टकराती हैं, फिर जब अर्थ रेडिएट करती है तो अर्थ उतनी हॉटर बॉडी तो नहीं है, तो इसलिए कंपेयर टू सन उसकी जो वेवलेंथ होती है काफ़ी लॉन्गर रहती हैं। ये कंसेप्ट रहता है शॉर्टर और लॉन्गर का। अब जो एनर्जी रिसीव्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और शॉर्ट में गए तो इंसोलेशन, ठीक है। जो भी हमें एनर्जी मिलेगी वो होगी इंसोलेशन, जो भी हम रिवर्ट बैक करेंगे वो होगी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब जो इंसोलेशन है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, और वो किन किन फैक्टर की वजह से अलग होगा। तो इसमें सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वन बाय वन एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मान लीजिए ये सन था, रोटेशन होगा तो जो सन के सामने वाला फेस होगा, ठीक है, वो तो आपका वो पार्ट आपका चमकेगा और दूसरा वाला नाइट बनेगा, ठीक है ना। तो जो पार्ट सन के सामने रहेगा वही उसी पार्ट में तो इंसोलेशन मिलेगा। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, इस तरह से। अब जो आपकी अर्थ होती है उसका कुछ एंगल होता है, ये इंक्लाइंड होती है सन से, ठीक है ना। तो जो रे होती है, अगर इक्वेटर से बात की जाए तो ये सीधी आ रही है, बट अगर यही रे अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, पोलर से थोड़ा आर्कटिक साइड देखें, तो ये रे बहुत ज़्यादा स्लैंट हो जाती है। यानी मान लीजिए आप अगर कहीं खड़े हैं, एक बार रे ऐसे आ रही है तो इतना एरिया कवर करेगी तो एनर्जी ज़्यादा देगी, और मान लीजिए किसी की एरिया पे स्लैंट आ रही है, ठीक है, स्लैंट आ रही है तो इतना एरिया कवर करेगी। यानी एक जगह तो आपका रेक्टेंगल कवर हो रहा है और एक जगह यहाँ ट्राइंगल, अगर स्लैंट आ रही है तो। अगर सीधी आ रही है तो ये पूरा एरिया कवर करेगी, और स्लैंट आ रही है तो सिर्फ इतना। तो ये एक कंसेप्ट रहता है जिसमें हम कहते हैं कि स्लैंट होने की वजह से, यानी टेढ़ा होने की वजह से सनरेज, उसका जो एरिया होता है वो भी, जितना सरफेस एरिया इंसोलेशन कवर करता है वो भी घट जाता है। यानी जितने ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा उतना ही ज़्यादा एरिया घट जाएगा। इसीलिए पोल पे इंसोलेशन बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे इंक्लिनेशन जो आपका स्लैंट एंगल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो बात होगी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। अब द लेंथ ऑफ द डे, अब गर्मियों में दिन की जो लेंथ होती है, दिन की जो ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा होती है। अब जब गर्मियों में दिन की ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो इंसोलेशन भी ज़्यादा होगा। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हम लोगों ने पढ़ा, जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर है वो क्या कर रहा है, उस इंसोलेशन के कुछ पार्ट को, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी की लेयर्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो कितना आपका लेयर ट्रांसपेरेंट है, जैसे ओजोन वाली ट्रांसपेरेंट नहीं है और बाकी लेयर्स कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। तो कितना ट्रांसपेरेंट है उस पर भी डिपेंड करती है कि इंसोलेशन कहाँ पर कितनी होगी। अब ये भी बात है कि जो लेयर है हर जगह पे उसकी ट्रांसपेरेंसी बराबर नहीं होने वाली है, ठीक है। अब क्यों नहीं होने वाली, ये सब हमारा टॉपिक नहीं है, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। अब जैसे कि अगर हम बात करें अर्थ की, तो नॉर्थ में कॉन्टिनेंटल पार्ट ज़्यादा है और साउथ में ओशियनिक पार्ट ज़्यादा है, और कॉन्टिनेंटल पार्ट जल्दी गर्म होता है, तो यानी नॉर्थ वाला जल्दी गर्म होगा कंपेयर टू साउथ। तो ये फर्क पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। अगर हम सोलर रेडिएशन की पैसेज की बात करें तो एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, यानी हमने देखा कि एटमॉस्फेयर से शॉर्ट वेव रेडिएशन सीधे सीधे पास करती आती हैं, ठीक है, सीधे सीधे पास करती हैं, फिर आपके अर्थ पे टकराती हैं, फिर वहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलती हैं। अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करें
वाटर वेपर, ओजोन एंड अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। यानी हमने देखा था ना, ओजोन वगैरह क्या कर रही है, काफी हद तक यूवी रेज और जो हार्मफुल रेज है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस। अगर मैक्सिमम इंसुलेशन की बात करी जाए तो डेजर्ट्स में मिलता है, सब ट्रॉपिकल, जहां पर आपके क्लाउड्स कम होते हैं। अब क्लाउड्स भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आपके लिए बैरियर बन रहे हैं सनलाइट के लिए। तो जहां पर क्लाउड्स ज्यादा होंगे वहां पर कुछ एनर्जी का हिस्सा आपका वापस भी लौट जाएगा या कुछ क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जहां पर बिल्कुल क्लाउड्स नहीं होंगे वहां पर आपका ये एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा। अब क्लाउड्स की डेजर्ट में तो जरूरत है नहीं, वहां बारिश होती नहीं है। वहां क्लाउड्स क्यों नहीं होते, क्योंकि वहां बारिश जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है मतलब बहुत रियली। तो ये सब थोड़ा क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे हम लोग क्लाउड्स के बारे में। तो एक लैटिट्यूड पे इंसुलेशन कहीं ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये कहने का मतलब था। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए अर्थ पे इस लाइन पे खड़े हैं तो ज़रूरी नहीं इस लाइन पे इंसुलेशन अगर अर्थ का सेम हो रहा है तो ये सबको सेम मिले। कहा ना, एटमॉस्फेयर में वेरिएशन हो सकता है, लेयर्स में वेरिएशन हो सकता है, जिसकी वजह से अलग अलग पॉइंट पे इंसुलेशन मिलेगा। अब हीटिंग एंड कूलिंग की बात करें तो हमने कहा था कि जब अर्थ से लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलती हैं तो इससे जो जस्ट जुड़ा एयर मास होता है वो हीट अप हो जाता है, फिर उसकी वजह से जो उससे जस्ट जुड़ा होता है वो हीट अप हो जाता है, फिर उससे जो जस्ट जुड़ा हो वो हीट अप हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। अब उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमने कहा था जब एयर मास आपका हीट हो जाता है तो वो राइज करता है ऊपर की तरफ। तो जब पूरा का पूरा एयर मास ही राइज करने लगे तो उसको कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, यानी जब आपके पहले दो बॉडी रखी थी, ठीक है, अब वो दो बॉडी में क्या था, इसके ये दो बॉडी बस आपस में बैठी है, मीडियम नहीं ट्रांसफर कर रहा है, बस इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हैं जिनकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की प्रोसेस को हमने क्या कहा था, कंडक्शन। अब लेकिन क्या हो रहा है, अब यहां से मान लीजिए ये मॉलिक्यूल हीटेड अप है, अब ये मॉलिक्यूल खुद उठ के इधर चला जाए, ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाएगी कन्वेक्शन। यानी ये एयर मास हीट हुआ, अब ये मास उठ के खुद ऊपर जाने लगता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होगा तो हमने देखा था कि यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ लो प्रेशर बनेगा। यहाँ लो प्रेशर की वजह से यहाँ जहाँ साइड में हाई प्रेशर होगा यहाँ से एयर मूव करेगी इधर इस एरिया को फिल करने की प्रोसेस। तो जो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं एडवेक्शन। क्या कहेंगे, एडवेक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हम लोग देख चुके हैं कि जो लॉन्ग वेव अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करता है तो उन्हीं लॉन्ग वेव्स को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये इनको कौन एब्जॉर्ब करता है, कुछ गैसेस जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, ये इसको एब्जॉर्ब करेंगी। एब्जॉर्ब करेंगी तो एक तरीके के ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ पे ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप हो जाएंगे तो ये हमारे अर्थ की हीट को बढ़ाएंगे, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग राइज होगी। नेक्स्ट इज हीट बजट। हीट बजट में आपको बस ये एक एग्जांपल है, इसको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। इसमें बस वो इतनी कहना चाहते हैं कि जितनी हीट आएगी उतनी हीट जाएगी भी। और मान लीजिए हीट आ ज़्यादा रही है और जा कम रही है, तब आपको उसको कहेंगे सरप्लस, और आ कम रही है जा ज़्यादा रही है तो उसको कहेंगे डेफिसिट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि मान लीजिए जो सन से रेडिएशन आई है, सन से कौन सी आई है, शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव में 100% आई। अब 100% में इधर आपके क्लाउड्स आए, क्लाउड्स की वजह से कुछ रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो ये मान लीजिए जब सीधी सीधी आ रही थी तो कुछ तो स्पेस में वापस स्कैटर हो गई, फैल गई, कुछ 6% फैल गई, और स्पेस में से कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई क्लाउड्स की वजह से 27% और 2% अर्थ की वजह से। तो 27 + 2 29 + 6 35, 30% आपकी वापस चली गई। तो ओवरऑल जो अर्थ पे आई है वो कितनी है, 65। अब इस 65 में भी अर्थ ने 34 एब्जॉर्ब करी, ठीक है,
और उसके बाद जो स्कैटर हो गई थी 6%, वो भी इधर कुछ वापस आई है, स्पेस से रिफ्लेक्ट बैक हो गए, तो वो भी आपका कुछ उसमें एक मिनट, हाँ, जो 65% हमारे अर्थ पे आई है उसमें से 34% तो अर्थ ने एब्जॉर्ब करी, और बचा 31 में से 17 तो आपकी अर्थ में चली गई बाय स्कैटर्ड रेडिएशन, और 14 चली गई जो आपकी एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई। 34 तो आपकी आई है जो क्लाउड्स की वजह से एब्जॉर्ब हो रही है, और 17 आपकी एब्जॉर्ब हो रही है रेडिएशन जो स्कैटर हो गया। यानी कि फिर से समझते हैं इसको, 100% चले, 100% में से एक हिस्सा रेडिएशन आपका क्लाउड में फंस गया, तो उसकी वजह से 34 आपका पहुंच पाया, ठीक है। और एक हिस्सा आपका चल रहा था लेकिन उसमें से 6% तो स्पेस में निकल गया, लेकिन 17% जो रेडिएशन आ रही थी वो फैलने की वजह से अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली। कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 51% एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर बाकी और जो रेडिएशन स्कैटर हुई थी उसमें से 14% तो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर ले गया। यानी आपका सरफेस पे पहुंच, एटमॉस्फेयर में पहुंच कितना गया? 65%, और 35 ये कहीं ना कहीं लॉस हो गया। अब ये तो अर्थ में चला गया, अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन बन के बाहर निकलेगा, तो जो अर्थ में से आपका, अब जो अर्थ है उसमें से आपका कुछ हिस्सा स्पेस में भी जाएगा, ठीक है, और कुछ अर्थ में आएगा भी। ये माइनस मतलब जा रहा है, प्लस मतलब आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से एटमॉस्फेयर भी 48% भेजेगा, और कंडेंसेशन भी होगा। यानी कुल मिला के इसमें बस आपको एक आइडिया रखना कि जितनी एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी जाएगी, ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और इतना इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें एक सरप्लस का कंसेप्ट है कि ये जो सॉलिड लाइन है ये आपका डिनोट कर रही है, क्या डिनोट कर रहा था कि ये आपका सोलर रेडिएशन, इतना रेडिएशन आ रहा है, और डॉटेड वाला जो अर्थ वापस कर रहा है। तो ये कुछ हिस्से हैं 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ, इस रीजन में आपकी हीट आ ज़्यादा रही है और रिफ्लेक्ट बैक कम हो रही है। तो ये हीट कहाँ हो गई? अर्थ के पास एक्स्ट्रा आ गई, और यहाँ पर हीट कम रह गई, ठीक है। पोलर रीजन में क्या था? हीट कम रह गई, और ट्रॉपिकल रीजन में हीट ज़्यादा हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल रीजन में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जो हीट ज़्यादा हो गई है वो डेफिसिट की तरफ ट्रांसफ़र होकर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। भाई जो हमने देखा था एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सब करके वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। अब जो हम हीट की बात कर रहे हैं, हीट को मेज़र किससे करेंगे? टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? लैटिट्यूड। यानी कि हमने देखा कि इक्वेटर पे हीट ज़्यादा होगी, जितना भी ट्रॉपिकल रीजन है उसमें इंसोलेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू पोलर। पोलर में इंसोलेशन कम होगा, कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। नेक्स्ट इज अल्टीट्यूड। हमने देखा ट्रोपोस्फियर में देखा कि टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटता जाएगा, तो अल्टीट्यूड भी कंट्रोल कर रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द एयर मास सर्कुलेशन। अब जो कॉन्टिनेंट है वो जल्दी टेम्परेचर उसका बढ़ता है, ठीक है, और जो सी है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। तो सी में एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, यानी सी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता भी और स्लो डाउन भी वो धीरे धीरे होता है। तो दिन में क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ से एयर मॉइस्चर उठ के आपका सी की तरफ आएगा, ठीक है, उसे कहेंगे लैंड ब्रीज। और वही रात में ओशन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे देखिए, मान लीजिए कॉन्टिनेंट है और ये सी है, दिन की बात है, दिन में टेम्परेचर इंसोलेशन दोनों को मिला, बट कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है, तो कंपेयर टू कॉन्टिनेंट एंड सी टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा? कॉन्टिनेंट का। तो यहाँ पर जो एयर मास होगा वो हीट करेगा और वो इसकी तरफ आगे बढ़ेगा, सी की तरफ।
टेम्परेचर मान सकते हैं ना, हाई टू लो फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे लैंड ब्रीजेस। हवा आपकी कॉन्टिनेंट टू सी चलेगी। और रात में क्या हो रहा है, रात में अब कॉन्टिनेंट तो जितनी जल्दी गर्म हुआ तो उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। रात में टेम्परेचर घट गया, अब सी धीरे धीरे बढ़ाया, लेकिन अभी धीरे धीरे टेम्परेचर लूज करेगा, तो सी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हाई टू लो, तो अब ये सी ब्रीजेस मूव करेंगे यहाँ से। तो इन्हीं जो ब्रीजेस का मूवमेंट होता है, ये भी किसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। या फिर ये कह सकते हैं कि ये सी और कॉन्टिनेंट की जो लोकेशन है, इसकी वजह से आपका टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क पड़ रहा है। प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स, ये आने वाले ओशनिक करेंट्स में हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके पास जो ओशंस होते हैं उनमें जो करेंट्स होते हैं, यानी जो उनमें मूवमेंट होती है, वाटर होते हैं, कई जगह पे कोल्ड होते हैं और कई जगह पे वार्म होते हैं। तो जहाँ पे वार्म होंगे वहाँ के कॉन्टिनेंटल पार्ट भी वार्म होगा, और जहाँ पे ये जो ओशन है कोल्ड होंगे वहाँ पर उससे जो जुड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है वो भी कोल्ड होगा। और कुछ लोकल रीजन्स भी रहते हैं। नेक्स्ट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि जब यहाँ से हीट ग्राउंड से हीट बाहर निकलती है तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ का थोड़ा कम होता है, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, यानी अर्थ क्या है, अपना टेम्परेचर लूज करती जा रही है। लेकिन मान लीजिए अब रात हो गई और रात लंबी है, सर्दियों का टाइम है, तो क्या होगा कि ये हीट लूज करते करते एक टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका अर्थ ज़्यादा ठंडा हो जाए कंपेयर टू अपर पार्ट। यानी अगर हम नीचे आके देखें तो टेम्परेचर घट रहा हो, यानी अगर हो सकता है कि मान लीजिए T1 है, ये सभी मान लीजिए ये अर्थ थी, यहाँ T1 था और यहाँ T2 था। तो जब आपका सनलाइट थी तो T1 इज ग्रेटर देन T2। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर घट रहा था, बट इतना हीट लॉस हो गया कि एक टाइम के बाद ये पोर्शन ज़्यादा ठंडा पड़ गया, यानी T1 इज लेस देन T2 हो गया। ठीक है, तो यानी टेम्परेचर उल्टा पड़ गया। इसी को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यानी अभी जो टेम्परेचर का बिहेवियर था कि ऊपर जाने पे बढ़ रहा था, अब ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटेगा, सॉरी ऊपर जाने पे जो घट रहा था अब ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो टेम्परेचर का इन्वर्जन हो गया, पहले टेम्परेचर इधर घट रहा था, अब क्या कह रहा हूँ मैं, कहने का मतलब है कि पहले जो टेम्परेचर आपका ऊपर जाने में घट रहा था अब नीचे जाने में घटेगा। ठीक है, इसी को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ऐसी एक कंसेप्ट एयर ड्रेनेज में होता है, देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वैली है, ये अब ये माउंटेन है, तो ये इसका टेम्परेचर कंपेयर टू ये पार्ट लो रहेगा, तो यहाँ की एयर जल्दी कूल डाउन हो जाएगी। कूल डाउन हो जाएगी तो भारी हो जाएगी, भारी हो जाएगी तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो सकता है ये यहाँ से उतर के नीचे आ जाए। ठीक है, तो कूल एयर नीचे आ गई। तो कूल एयर नीचे आने की वजह से क्या होगा कि जहाँ पर हम कह रहे थे ना कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर विल डिक्रीज, बट हमने देखा कि नीचे का टेम्परेचर एट ए और टेम्परेचर एट बी, तो हमने देखा कि टेम्परेचर एट ए इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ बी हो गया। होना क्या चाहिए था, टेम्परेचर ऑफ बी मस्ट बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ ए। ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटना चाहिए था, बट एक कूल एयर मास नीचे आके गिर गया स्लोप के ज़रिए, क्योंकि अल्टीट्यूड का टेम्परेचर ज़्यादा अल्टीट्यूड पे ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा, तो यहाँ जो इसका अपर पोर्शन है माउंटेन का उस पर टेम्परेचर ज़्यादा कूल डाउन होगा। बट यहाँ स्लोप होने की वजह से कूलर एयर मास नीचे आ गया, जिसकी वजह से यहाँ की जो वार्म एयर है, जो यहाँ वार्म एयर थी वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी, तो नीचे का टेम्परेचर कम हो गया, ऊपर का ज़्यादा हो गया। यानी जो नॉर्मल कंडीशन थी उसका उल्टा।
तो इसी को एयर ड्रेनेज भी कहते हैं और इसी को टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। तो ये था आज का आपका पूरा टॉपिक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।